नमस्कार विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख देशों के संविधान से संबंधित था। उसका सैंपल पेपर अपलोड किया जा चुका है। आज हम जो सैंपल पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र का राजनीति विज्ञान का, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपके आने वाली परीक्षाओं के हिसाब से ये अति महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर इसका अध्ययन कीजिए। जो खंड अ है उसके अंतर्गत आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन ए के अंतर्गत आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। 2-2 नंबर के होंगे। 50 शब्दों में इनका उत्तर देना है। तो 10 क्वेश्चन कौन से हैं, उन प्रश्नों का उत्तर सहित इसमें अध्ययन किया गया है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन उद्देश्यों का समावेश है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जो उद्देश्य है, जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय को उपलब्ध करवाना, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करना, तो ये सब प्रस्तावना में उद्देश्य निहित है। दूसरा क्वेश्चन, 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की ओर कदम उठाए गए थे। केंद्र राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखा गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया था, हालांकि केंद्र में इसको शुरू किया गया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संघात्मक शासन के 4 लक्षण आपको लिखने हैं। इसमें हालांकि थोड़े ज़्यादा लक्षण हैं। आपको इनमें से जो भी 4 लक्षण अच्छे लगे वो आप लिख सकते हो। सारे लक्षण संघात्मक शासन के हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, दोहरी शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक विधान मंडल। ये 6 लक्षण संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत के अंतर्गत है। 370 की वर्तमान स्थिति क्या है? जैसे हम सभी जानते हैं, अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है और उसका जो खंड 1 है वो राष्ट्रपति द्वारा ही लागू किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार नहीं है। एकल नागरिकता हो गई है, पहले दोहरी थी। एक राष्ट्र है, एक ध्वज है। 360 वहाँ भी लागू हो सकता है। दूसरे लोग ज़मीन खरीद सकते हैं। जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आरटीआई, मानवाधिकार जैसे नियम वहाँ पे भी अब लागू होंगे। तो ये वर्तमान स्थिति है। राज्यसभा का गठन कैसे होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अनुभव हो। बाकी जो 238 सदस्य 238 है वो संघ की इकाइयों यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर खुले मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ। तो न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह संविधान के अनुरूप या मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। अगर नहीं होते तो उन्हें अवैध घोषित करने की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राज्य राजनीति या गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखता है। सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं को मानने की पूरी आज़ादी देता है। वह उस व्यक्ति को भी सम्मान करता है जो कि किसी धर्म को नहीं मानता। ये धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। आप इसे 50 शब्दों में अपने शब्दों के अनुसार लिख सकते हैं। वर्तमान समय राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी है? तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये राष्ट्रवादी पार्टियां हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है?
संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, किंतु वास्तव में जो राज्यपाल की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो प्रकार की प्रथाएं जरूर बन गई हैं कि राज्यपाल उस राज्य का नहीं होगा जिसका वह निवासी है। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाएगा। ये प्रथाएं हैं क्योंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है और राज्यपाल नाममात्रिक शक्तियों का प्रयोग करता है, इसलिए राष्ट्रपति भी नाममात्र का है। तो वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास है, तो वही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आरक्षण का क्या अर्थ है? आरक्षण समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए उपयुक्त सकारात्मक भेदभाव करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सबसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले। आरक्षण समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए उपयुक्त सकारात्मक भेदभाव की जो व्यवस्था है उसे हम आरक्षण कह सकते हैं। यानी कि आरक्षण के आधार पर पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। खंड ब सेक्शन बी के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 7 नंबर के होंगे। 200 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन, जैसे संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो संविधान सभा के बारे में जो विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं होती है कि जैसे संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं थी, यह एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, यह संविधान सभा को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी, यह संविधान सभा वकीलों का प्रभुत्व थी। इस तरह के संविधान सभा के बारे में जो क्वेश्चन उठते हैं आपको उनका उत्तर देना है। जैसे ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए क्योंकि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष चुनाव या वैश्य मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, इसलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये संप्रभु संस्था नहीं थी। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुआ था। ब्रिटिश संसद की सत्ता के आधार पर जो कैबिनेट मिशन था उसके आधार पर इसका गठन किया गया था। तो ये संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं मानते हैं, प्रतिनिधि सभा नहीं मानते हैं। तो इसका हम उत्तर दे सकते हैं कि यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य सत्ता के आदेश के आधार पर इसका विघटन नहीं किया जा सकता। तो ये खुद प्रभुत्व संपन्न हो गई क्योंकि अब ब्रिटिश सत्ता का उस पर कोई आदेश नहीं था और संविधान सभा ने अपने संचालन की पूरी जिम्मेवारी भी सभापति को सौंप दी गई थी। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि वो प्रभुत्व संपन्न संस्था थी। प्रतिनिधि सभा थी क्योंकि इसके अंतर्गत सभी दलों सभी वर्गों से संबंधित लोग थे, सभी समुदायों से संबंधित थे। नेपाली, सिख, पारसी, ईसाई सभी थे। और इसके साथ ही साथ विभिन्न जो बड़े बड़े नेता थे, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी इसके अंतर्गत थे। इसके साथ ही साथ जैसे इसके अंतर्गत प्रारूप समिति के अंबेडकर, अय्यर, आयंगर, ये भी इसके सदस्य थे। तो कह सकते हैं कि ये एक प्रतिनिधि सभा थी। इसके अंतर्गत संविधान सभा भारतीय जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती थी। साम्यवादी दल से संबंधित हालांकि कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ था, लेकिन मार्क्सवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य निर्वाचित हुए थे। समाजवादी ने हालांकि अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही साथ हिंदू महासभा के सदस्य भी इसके अंतर्गत थे। तो के संस्थान के आधार के शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। तो संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था थी। वकीलों का प्रभुत्व नहीं था। संविधान बनाने का कार्य जरूर वकीलों के द्वारा ही करना था क्योंकि संविधान एक कानून ही होता है। तो इसे हम नहीं कह सकते कि वकीलों का प्रभुत्व था। तो इन सभी आलोचनाओं का आपका उत्तर देना है। संविधान सभा के अंतर्गत संविधान में संघात्मक लक्षण
छोटे क्वेश्चन में आ चुका है। एकात्मक लक्षण क्या है? तो भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। संविधान के द्वारा केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है और इस आधार पर कई एकात्मक लक्षण हैं। जैसे यहाँ पर इकहरी नागरिकता है और शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में किया गया है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। केंद्र राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है अनुच्छेद 3 के अनुसार। एकीकृत न्याय व्यवस्था है। संकट काल में अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा करने का अधिकार है और इसमें संविधान एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। महत्वपूर्ण विषय जैसे संघात्मक शासन में दोहरा कानून होता है, दोहरी न्यायपालिका होती है, नागरिक सेवाएं होता है, लेखा परीक्षण होता है। लेकिन भारतीय संविधान में ये सभी एक ही व्यवस्थाएं हैं, एक ही कानून है, एक ही न्याय व्यवस्था है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकीकृत लेखा प्रशिक्षण है। तो ये सभी एकात्मक स्वरूप है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति है। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। कुछ विषयों में सुपरिवर्तनशील संविधान है। तो ये सभी एकात्मक लक्षण आपको लिखने हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है? संविधान की 37वीं जो धारा है, 37 की जो धारा है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है, हालांकि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्याय योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भी ये उद्देश्य क्रियान्वित किए गए हैं। तो ये निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र है तथा देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले सूत्र है। तो ये तो इनका अर्थ हो गया। जैसे अमर नंदी के शब्दों में हम कह सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में हैं जो संविधान के द्वारा राज्यों को दिए गए हैं। तो ये इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं। हालांकि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में अंतर है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार वो न्याय योग्य है, जस्टिफाइएबल है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, यानी कि इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय में शरण नहीं ले सकते। मौलिक अधिकार निषेधात्मक है और निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक है, यानी कि मौलिक अधिकार कतिपय निषेधाज्ञाएं हैं जो राज्यों को कुछ कार्य करने से रोकती है, जबकि निर्देशक सिद्धांत सरकार को कुछ कार्य करने के लिए उत्तरदायी ठहराती है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए है। मौलिक अधिकार मूल रूप से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करते हैं। तो इस आधार पर इनके ये जो अंतर है वो आपको लिखने हैं। संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है उसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे कि भारत के अंतर्गत जो संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन प्रक्रिया दी गई है। 3 प्रकार की प्रणालियां हैं। 368 में हालांकि 2 प्रणालियों का उल्लेख है। साधारण विधि के द्वारा संशोधन होते हैं, जैसे राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए साधारण विधि के द्वारा संशोधन होता है। दूसरा जो विधि है, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में ऐसे संशोधन हैं जिसके आधार पर वह कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित सदस्यों भाग लेने वाले 2/3 बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित कर दिया जाता है, फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहाँ पर भी इसी प्रकार से पारित होता है और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से वह संविधान का अंग बन जाता है। इसके अलावा तीसरे आधार पर जो संशोधन होता है संविधान में, वो संसद के विशिष्ट बहुमत प्लस राज्यों की विधानमंडलों के अनुमोदन के आधार पर, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई संशोधन करना हो या निर्वाचन पद्धति में
या संघ की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना हो, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति या उच्च न्यायालय या संशोधन प्रणाली या 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय हो, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई विषय हो, इन सब के लिए विशिष्ट बहुमत प्लस राज्यों के विधानमंडलों के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। प्रधानमंत्री की जो भूमिका है, प्रधानमंत्री की भूमिका का विवेचन, प्रधानमंत्री विविध रूपों में अपनी भूमिका निभाता है। जैसे क्रॉसमैन ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो युद्धोत्तर काल है, कैबिनेट, हालांकि उन्होंने इंग्लिश प्रधानमंत्री या ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में कहा था कि कैबिनेट शासन को प्रधानमंत्री शासन में बदलते हुए देखा है। भारत के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और ये कहा गया है अनुच्छेद 75 में कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की वास्तव में औपचारिकता होती है, मेन कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करने में और उसका पालन करने में और उसके अंत करने में प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। जैसे लॉर्ड मार्ले ने समकक्षों में प्रथम कहा है, विलियम हारकोर्ट ने इन्हें नक्षत्र के बीच चंद्रमा कहा है, डॉक्टर जेनिक्स ने ऐसा सूर्य माना है जिसे चारों ओर समस्त ग्रह घूमते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री पद पर भी जेनिक्स के ये कथन पूर्ण रूप से लागू किए जा सकते हैं। अंबेडकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के व्रतखंड की मुख्य शिला है। तो मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोकसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का दोहरा व्यक्तित्व है, एक और वह मंत्रिपरिषद का प्रधान है तो दूसरी तरफ वह लोकसभा का नेता भी होता है। शासन की नीति से संबंधित अंतिम और अधिकृत भाषण प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संबंध में भी भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 78 स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताते हैं कि संघ के प्रशासन कानून से संबंधित समस्त विधेयक के विषय में मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। प्रशासन के संबंध में जो भी सूचना मांगे वो देता है। राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए ऐसा कोई मामला रखाना चाहता है जिसे मंत्री अपना निर्णय ले चुका है परंतु जिस पर निर्णय नहीं हुआ है तो वो सूचना भी प्रधानमंत्री देता है। राज्य सरकारें या विशेषकर मुख्यमंत्रियों के संबंध में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदेशिक संबंधों का संचालन भी प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। कृपा की शक्तियाँ जो वास्तव में राष्ट्रपति के नाम पर है उसका प्रयोग हालांकि प्रधानमंत्री करते हैं। जो चुनाव होते हैं वो प्रधानमंत्री के नाम पर ही होते हैं, हम देख ही रहे हैं। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने करीब 142 रैलियां की थी। तो हम कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री के चुनाव बन जाते हैं। देश का सर्वोच्च नेता होता है, शासक होता है। इन्हीं सब भूमिकाओं का उल्लेख आप अपने उत्तर में करेंगे। लोकसभा का गठन और उसकी शक्तियाँ। लोकसभा के पास भारत के अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था है। 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है वो निम्न सदन कहा जा सकता है। लोकसभा का जो गठन होता है वो गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य चुने जाते हैं। पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना जाता था। 89 में भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया। अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन सदस्य क्षेत्र एक सदनीय हैं और अनुच्छेद 81 ये उल्लेख करता है कि प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासंभव समस्त देश में समान रखने का प्रयास किया गया है। हालांकि अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
जो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता है, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, न्यायालय के द्वारा पागल दिवालिया नहीं ठहराया गया हो, इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है लोकसभा का। तो इस प्रकार से गठन लिखते हुए आप उसकी शक्तियों का उल्लेख करेंगे। लोकसभा क्योंकि संसद का निम्न सदन है, तो महत्वपूर्ण शक्ति उसकी विधायी शक्ति है, फिर वित्तीय शक्ति है। कार्यपालिका पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखने की शक्ति लोकसभा के पास है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से हटा सकती है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति भी है। निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है लोकसभा। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाएं, संघीय विधानसभाओं के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार रोज लोकसभा राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। जनता की शिकायतों का निवारण किया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न शक्तियों का उल्लेख आप करोगे। 2022 के विधानसभा चुनाव जो वर्तमान समय हुए हैं उस पर एक लेख लिखना है। तो जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, तो इसमें जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत हासिल हुई, किन कारणों से हुई? पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में कहीं न कहीं इन राज्यों में भी बीजेपी की बढ़त रही, सरकारें बनी। तो इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए आपको अपना उत्तर लिखना है। 2014 के बाद जो नेतृत्व की भूमिका है, 2014 में नरेंद्र मोदी के हाथ में जैसे हम देखते हैं बीजेपी की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री पद के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी एक उभरता हुआ चेहरा है। और इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने भारतीय राजनीति के अंतर्गत निभाई है। और इसके अंतर्गत उनकी क्या स्थिति रही, एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत भी, और कह सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण स्थिति में हमें दिखाई देते हैं। हालांकि पहले भी महत्वपूर्ण स्थिति प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही रही है। नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है वो एक ताकतवर दबंग नेता के रूप में उभर कर सामने आया है। और चुनाव अभियान में चुनाव को मोदी पर जनमत संग्रह, मोदी बनाम अन्य लड़ाई में बदल देता है। भारत के लोकतंत्र के अंतर्गत यदि हम देखें, लोगों को सशक्त करना, गरीबी हटाना, सेवा में सुधार करना, भ्रष्टाचार को न्यूनतम करना, विकास करना, आर्थिक वृद्धि की ओर देश को बढ़ाना, ये इनके महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसके अलावा जैसे धारा 370 को हटाना, नोटबंदी करना, कोरोना काल के अंतर्गत एक सशक्त माध्यम बनाना, वैक्सीनेशन करना, पूरे भारत में इतनी जनसंख्या होते हुए भी वैक्सीनेशन की दिशा में आगे बढ़ना, वर्तमान समय यूक्रेन और रूस में भारत की तटस्थ स्थिति, तो ये सभी नेतृत्व की भूमिका के अंतर्गत और उसका क्या प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ा, ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। भारतीय राजनीति के अंतर्गत क्षेत्रीयवाद के क्या कारण हैं? जो क्षेत्रवाद के क्या कारण हैं और क्षेत्रवाद किन कारणों से पनपता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण क्या रहे हैं क्षेत्रवाद के, ये सभी इन सभी का उल्लेख आप अपने उत्तर में करेंगे। गठबंधन की जो राजनीति है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? कोalition सरकार या कोalition की राजनीति किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जैसे एक दल की सरकार नहीं बन के विभिन्न दलों की जो सरकारें बनती हैं, जो सरकारों का मिला जुला रूप है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। हालांकि 2014-2015 के बाद भारतीय राजनीति में वापस से परिवर्तन हुआ है, लेकिन मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें कम से कम 2 भागीदार दल होते हैं। भागीदार दलों की संख्या 2 से
बहुत अधिक 13, 14, 22, 25 तक भी हो सकती है। कुछ प्राप्ति के लिए इनका होता है लक्ष्य, एक अस्थायी प्रबंध होता है। मिली जुली सरकारों का गठन समझौते के आधार पर होता है। इसमें कठोर सिद्धांतवादी राजनीति का कोई स्थान नहीं होता। आज वो किसी एक दल के साथ, कल किसी दूसरे दल के साथ भी अपना गठबंधन कर लेते हैं। संकल्पना प्रबंध में मूलभूत विकासशीलता होती है। अनेक रूपों में ये विकासशीलता हो सकती है। किसी चुनौती का सामना करने के लिए भी गठबंधन बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो मिली जुली सरकार है वो मतभेदों के बावजूद एक संवेद स्वर होते हैं। ऊपर से देखने पर गठबंधन सरकार चाहे कितनी ठोस हो, लेकिन मतभेद के जो स्वर है वो अंदर तो विद्यमान रहते ही हैं और हम ये देखते ही हैं। इसके अंतर्गत मिली जुली सरकार के अंतर्गत 3, 5, 8, 10, 15, 20 कितने भी दल हो सकते हैं। कम से कम 2 दलों की जो सरकार है उसे हम गठबंधन सरकार कह सकते हैं। भारत के अंतर्गत यदि हम देखें तो भारत में ये सोचा गया कि द्विदलीय व्यवस्था हो, लेकिन एक दलीय प्रधान व्यवस्था शुरू में रही है और 2014 के बाद भी वर्तमान समय भाजपा को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। तो एक दलीय प्रधानता की ओर वापस से ये लौटती हुई नज़र आ रही है, लौट गई है कह सकते हैं। तो ये गठबंधन सरकार जो एक से अधिक दलों से मिलकर बनती है वो गठबंधन सरकार कह सकते हैं। इसके क्या कारण हैं, क्या भूमिका है, कैसे उसका कार्यक्रम होता है, ये सब विशेषताएं आप गठबंधन सरकार में लिख सकते हैं। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन हैं। 5 में से एक क्वेश्चन आपको करना है। किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। इन क्वेश्चन से संबंधित वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। सभी जो ये क्वेश्चन हैं इन सभी से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो उन वीडियो का आप अध्ययन कीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।